भाग दौड़ तो हमेशा तुम्हारे हाथों में रही है इनका रानी। मैं तो सिर्फ कठपुतली था, तुम अपनी शोखी और तरारी से मेरा दिल लिभाती रहीं। मेरी कहानी तवील होती रही, अफसानों में जोड़ लगते रहे। कसूरवार तुम थी, लेकिन मैं किसी मफरूर कैदी की तरह शहरों शहरों भागता रहा। तुम्हें इंसानी खून की ज़रूरत थी, इस ज़रूरत के लिए तुमने मेरा इंतखाब किया। मैं तुम्हारे ज़ेरे असर था, तुम्हारे इशारे पर खून फराहम करता रहा। इसके इवज़ तुम मुझे ऐश कराती रहीं। जब कोई पिंडत पुजारी अपना जाप मुकम्मल करके तुम्हें अपना महकूम बना लेता, तो तुम्हारे अताब और सितम का निशाना भी मुझे ही बनना पड़ता। इनका ने मेरी दुखती राग को छेड़ दिया था। मैं उसे अपने आईने में उसकी शक्ल दिखाता रहा, और वो मेरे सर पर बालों के दरमियान सहमी सिमटी बैठी सब कुछ सुनती रही। बड़ी खज्जल खज्जल सी नज़र आ रही थी। मैं बोलते बोलते थक कर खामोश हुआ, तो उसने बड़ी मासूमियत से डरते डरते कहा, मुझसे अपनी इनका रानी से बहुत खफा हो, फिलहाल मुझसे दूर हो जाओ। मैंने लंबी सांस लेकर थके थके लहजे में जवाब दिया, दिल का गुबार छट जाए तो वापस आ जाना। तुम्हें प्रीतम लाल अपने साथ लाया है, इसलिए मैं तुमसे किनारा कशी इख्तियार नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो जमील, इनका तड़प उठी। जो कुछ तुमने कहा है मैंने खामोशी से सुन लिया। मैंने तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं किया। ये सच है कि मैंने आज खुद तुम्हारे इंतखाब किया था। मैं तस्लीम करती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाए हैं। मैंने ज़िंदगी में पहला खून मेरे ही उकसाने पर किया। मेरी ही वजह से तुम्हें अपने एक हाथ से दस्तबरदार होना पड़ा, और भी कई सदमे बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैं आड़े वक्तों में तुम्हारे काम भी आती रही हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में हमारा साथ बड़ा तवील रहा। हम हालात के पेशे नज़र लाज़िम मलज़ूम बन गए, और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरी बात का एतबार करो जमील, मैंने तुमको कुलदीप से कम नहीं चाहा है। मेरी बात का यकीन नहीं तो कभी प्रीतम लाल महाराज से पूछ लेना। वो महान शक्तियों का मालिक है। दिल की गहराइयों और समुंदर की तह दर तह देखना उसके इख्तियार में है। वो मरने के बाद भी अपना असल रूप धारने पर कादर है। इनका ने बिसोरते हुए कहा, वो मुझे तुम्हारे पास वापस लाया है तो उसने भी ज़रूर महसूस किया होगा कि तुमसे दूर हो जाने के बाद मेरी सारी शोखियाँ और तरारियाँ ख़त्म हो गई थीं। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। शायद इसी कारण उसे मेरे हाल पर दिया आ गई। मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो इनका रानी, प्लीज़। मैंने दोबारा इसरार किया तो इनका ने मुझे बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा, फिर सर झुकाए होंठ काटती नीचे उतर गई। उसी रात खाने की मेज़ पर जब मैंने जीन की बूढ़ी माँ को देखा तो मेरी आंखों में खून उतर आया। बेज़ाहिर वो बड़ी मजलूम नज़र आ रही थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ नफ़रत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। वो मुझे जीन के रास्ते से हटाने की खातिर साजिशों के ताने बाने बुन रही थी। जैकब को मुझे कत्ल कर देने पर आमादा कर चुकी थी। शायद उसने मुझे एक आम आदमी समझ रखा था, जिसे वो कभी किसी बेज़बान जानवर की तरह ज़िबा कर सकती थी। गालबन जीन ने उस बुढ़िया से मेरा तफसीली जिक्र नहीं किया होगा। क्या होता तो मेरी सिमत आंख उठाते वक्त भी उसे कई बार सोचना पड़ता। वो नहीं जानती थी कि जमील अहमद खान कौन है। अगर उसे मेरी माजी की दास्तान का एक मुख्तसर हिस्सा भी मालूम होता तो शायद वह मुझे मौत के घाट उतारने के बजाय खुद जहर पी कर पुरसकून मौत मर जाने को ज़्यादा तरजीह देती। खाने की मेज़ पर मेरे जीन और उसकी मफलूज माँ के सिवा कोई और नहीं था। जीन मेरे सामने वाली निशस्त पर बैठी हस्बे मामूल मुझे अपनी दिन भर की मसरूफियात के बारे में बता रही थी। उसकी माँ व्हील चेयर पर बैठी सूप पीने में मसरूफ़ थी।
वो खासी खुश खुराक वाक़या हुई थी। बेज़ाहिर वो मुझसे बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आती, लेकिन इस वक्त मुझे जहर लग रही थी। मैं जीन की बातों को भी तवज्जो से सुन रहा था और उसकी माँ के बारे में भी गौर कर रहा था। मुमकिन है इनका भी कहीं आसपास ही मौजूद हो, लेकिन वो मेरे सर पर वापस नहीं आई थी। दौलत अली, जीन ने बात करते करते अचानक खाने से हाथ रोक कर मुझे मुखातब किया। आज सारा जिम को लेने दफ्तर आई थी। वो इस वीकेंड पर पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। सारा ने ख़ास तौर पर तुम्हें भी साथ चलने की दावत दी है और जिम ने तुम्हें ज़रूर इनवाइट किया होगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ज़ाहिर है, जीन ने शोखी से जवाब दिया। अगर सारा अब भी तुम्हें साथ ले जाने का इसरार कर सकती है तो जिम को भी मुझे मदऊ करने का हक हासिल है। उसके अलावा हम एक ही दफ्तर में एक साथ भी काम करते हैं। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि जिम और सारा एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैंने बड़े पुरखलूस से कहा। एक कामयाब शादी के लिए औरत और मर्द के स्टेटस में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जीन की माँ ने मौका और मौजू की मुनासबत से डंक मारने की कोशिश की। जहाँ तवाज़न ना हो वहाँ गाड़ी ज़्यादा दिनों नहीं चलती, बीच रास्ते में ही कहीं ठप हो जाती है। मैं नहीं मानती, जीन ने बड़ी साफ गोई से माँ की बात की तरदीद की। मैं स्टेटस से ज़्यादा औरत और मर्द के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत में एतकाद रखती हूँ। तुम्हारा यही एतमाद एक बार तुम्हें मायूसी से 2-4 कर चुका है। बुढ़िया ने दूसरा मौका भी ज़ाया नहीं जाने दिया। तफरी के लिए बगैर सोचे समझे किसी घोड़े पर बाजी लगा देना और बात है, लेकिन एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते वक्त औरत को बहुत सारे अहम पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी होता है। मम्मी प्लीज़, जीन ने माँ को किन अखियों से देखते हुए बेदस्तूर खुशगवार मूड में कहा। अब मैं बच्ची नहीं हूँ जो हर मसले में तुम्हारी उंगली थाम कर कोई फैसला करूँ। जिम कल भी मेरा दोस्त था और आज भी हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। अगर उसने किसी वजह से सारा से शादी कर ली तो हमें उसकी खूबियों को यकसर नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। मुझे खुशी है कि उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अगर चाहता तो मुझसे शादी करने के 1-2 साल बाद भी सारा को अपना सकता था। तुम्हारा क्या ख्याल है दौलत अली? जीन ने आखिरी जुमला मुझे मुखातब करके कहा। क्या ये मुनासिब होगा कि तुम माँ बेटी के दरमियान सालस का किरदार अदा करूं? मैंने पहलू तही मुनासिब समझी। मुझे जीन की माँ की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं कोई तलख बात जुबान पर लाकर जीन की दिल शिकनी भी नहीं करना चाहता था। तुमने दुरुस्त सिमत में कदम उठाने की दानिशमंदी की है। जीन की माँ ने मुझे तंजन सराहते हुए गर्दन ऊंची की। तुम्हारे और हमारे मुल्क की तहजीब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी रस्में, हमारा रहन सहन, हमारे कवानीन, हमारा कल्चर, सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और तुम अगर बुरा ना मानो तो जो ये बात भी तस्लीम शुदा है कि हमारा मेयार ज़िंदगी हिंदुस्तानियों के मुकाबले में। मम्मी, जीन ने माँ को टोका। दौलत अली हमारे मेहमान हैं। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मैंने जीन को नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त उसकी माँ से कहा। इंसान आईने के सामने खड़ा होकर अपने जिस्मानी खदोखाल, अपनी रंगत और अपने वजूद की उस असलियत से इनकार नहीं कर सकता जो उसकी खुली आंखों से नज़र आ रही हो। जो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते वो खुद फरीबी का शिकार होते हैं। मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक पसमानदा मुल्क से है। तारीख़ के अवराक़ गवाह हैं कि हम सल्तनत बरतानिया के ग़ुलाम रह चुके हैं और ग़ुलाम का सिर्फ एक ही स्टेटस होता है, अपने आकाओं के सामने हमेशा सुरंगो रहे, बिला चूनो चढ़ा उसके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे, उसके किसी फैसले में कोई ऐब निकालने की जसारत ना करे, बल्कि मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ भी कहा और समझा जा सकता है कि एक आला नस्ली ग़ुलाम की खासियत
उस कुत्ते से मुख्तलिफ नहीं होती जो अपने मालिक के सामने हमेशा अपनी वफादारी के ऐलान के तौर पर खामोश खड़ा दुम हिलाता रहे, भौंकने से गरेज करे। मेरे अंदाज अगर गलत नहीं है तो तुमने मेरी एक सीधी सादी और दुरुस्त बात को गलत मतलब पहनाने की कोशिश की है। जीन की माँ ने बेटी के चेहरे बदलते तासरात देखकर बड़ी सियासी तदब्बुर से काम लिया। बहरहाल अगर तुम्हें मेरी बात गरां गुजरी हो तो हम क्या कोई और भी बात नहीं कर सकते। जीन अपनी जल्लाहट पर काबू नहीं पा सकी। वो अपनी माँ को बदस्तूर खशमगीन नजरों से घूर रही थी। बुजुर्गों की जुबान पर इस तरह ताले डालना भी बेअदबी में शुमार होता है। मैंने जीन को प्यार से समझाने की कोशिश की। वक्त की रफ्तार पहले के मुकाबले में बहुत तेज हो गई है। साइंस की तरक्की ने इंसानी जहन को भी जला बख्शी है। कल तक जो लोग पहाड़ियों की चोटियां सर करने को दुश्वार गुजार महम तसव्वुर करते थे, आज वो तस्खीरे कायनात में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बिलाशुबा इसी शोबे में मशरक़ व मगरब से बाजी ले गया। ये शरफ भी मगरबी माहौल के परवरदा एक जानवर ही को हासिल है जिसने चांद पर कदम रखा। क्या तुम इस हकीकत से इनकार कर सकोगी? जीन जानवर के हवाले पर मुस्कुराने लगी। उसकी जहां दीदा माँ अपनी व्हील चेयर पर बल खा कर रह गई। उसने जिन निगाहों से मुझे देखा उनमें हकारत कूट कूट कर भरी थी। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा तमतमा रहा था। दौलत अली, जीन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मौजू से हट रहे हो। नहीं, मैंने बदस्तूर संजीदगी का मुजाहरा किया। मैं मौजू से नहीं भाग रहा बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तरक्की के इस दौर में भी शादी का मसला हमारे बड़े बूढ़ों के लिए उतना ही पेचीदा है जितना आज से 100 साल पहले था। वो आज भी औलाद की बेहतरी के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आज की औलाद वालिदैन के फैसलों का एहतराम नहीं करती। तुम शायद इसे जनरेशन गैप कह कर टालने की कोशिश करो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़ी ज़माना शादियों की नाकामियों की बढ़ती हुई शरह की बुनियादी वजह यही है कि हम अपनी बुजुर्गों की राय को अहमियत नहीं देते। तुम इसी रफ्तार से बोलते रहे तो भूखे रह जाओगे। जी ने चावल और चिकन करी की डिशें मेरी जानब खिसकाते हुए बड़ी अपनाइयत से कहा, भूखा रहना इंसानी सेहत के लिए नेक अलामत नहीं होती। मैंने तुम्हारी ही किताबों में कहीं पहले तआम बाद कलाम के ज़ैरी असूल के बारे में पढ़ा है। जीन की माँ के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो मुझे नापसंद करती थी, इसलिए जीन का इत्तेफाक देखकर उसका कांटों पर लौटना कुदरती अमर था। मैंने जीन के इसरार पर 2-4 लुकमे लिए, फिर लापरवाही से बोला, तुमने इस फार्म हाउस के मुस्तकबल के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारी यही बातें मुझे अक्सर याद आया करती थी। जीन ने बड़े वालहाना अंदाज में मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। हंसते बोलते यकलक संजीदा हो जाना, अचानक किसी शोक जुमले से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना देना, कभी किसी के दिल का चोर पकड़कर उसे शशदर कर देना। तुमने जिसके बारे में जो कहा वो सच साबित हुआ। इसके अलावा तुर्की बाजी अगर अस्पार्टा और उसका उस्ताद सुलेमान बेचैन। जीन मेरी हाथों और उन दोनों जादूगरों की दुर्गत का अहवाल याद करके बेतहाशा हंसते हुए बोली, मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे इशारे पर उस दहान पान सी लड़की सोजी ने अस्पार्टा को फिजा में उछाल कर एक उंगली पर रोक लिया था। सुलेमान बेहोश खड़ा बेबसी से तमाशा देखता रहा। मेरे खुदा, वो कितना दिलचस्प और अजीब मंजर था जब सोजी ने अस्पार्टा को एक उंगली पर उठाए उठाए पूरे हाल का चक्कर लगाया था। सुलेमान बेहरत से खड़ा आंखें पटपटाता रहा। उन दोनों की सारी शोभदाबाजी धरी की धरी रह गई। आखिर जब तुमने सुलेमान को मुर्गा बनवाया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। तुम क्या चीज हो दौलत अली, मैं तुम्हें आज तक पूरी तरह नहीं समझ सकी। जीन ने अपनी हंसी पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। अभी मम्मी शादी के मौजू पर स्टेटस की बात कर रही थी। तुमने साइंस की तरक्की के हवाले से चांद पर जाने वाले जानवर का जिक्र छेड़ दिया और अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैंने इस फार्म हाउस के मुस्तकबल के बारे में क्या सोचा है। तुम्हारी हर बात बड़ी दिलचस्प और मैनी खेज होती है।
جین اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں میرے سلسلے میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی رہی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ماں ویل چیئر پر بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ چھری کانٹا اس کے ہاتھ میں موجود تھا، لیکن وہ کھانا بھول کر یقیناً میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاید اس نے جین سے کسی سرفری ہندوستانی کے بارے کچھ ناقابل یقین کہانیاں سن رکھی تھیں، جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے بھی ضرور اخذ کی ہوگی، لیکن اس نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ کبھی وہی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا بھی کھا رہا ہوگا۔ وہ بے چینی سے بار بار کبھی جین اور کبھی میری سمت دیکھنے لگتی، پھر کسی سوچ میں غرق ہو جاتی۔ مجھے خوشی تھی کہ جین نے اسے مضطرب کر دیا تھا۔ ایک لمحہ پہلے تو وہ برتری کے احساس میں مبتلا تھی اور اب بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میں دور بیٹھا اس کے وجود میں ہونے والی خدبد محسوس کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے فارم ہاؤس کے بارے میں تم سے کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں دریافت کی۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ تمہیں اپنی والدہ کے قیمتی مشورے کے بعد اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ کیا اس فارم ہاؤس کے اندر گھر نہیں بتایا جا سکتا؟ جی نے شوخی سے پوچھا۔ بات پھر وہی اسٹیٹس کی آ جاتی ہے، میں نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ تم جس عہدے پر فائد ہو اس کے مقابلے میں یہ فارم ہاؤس تمہارے شایانہ شان نہیں ہے۔ تم نے سارا اور جم کے ساتھ پکنک پر چلنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جی نے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ اسٹیٹس کے حوالے پر اس کی ماں کے چہرے پر میرے خلاف زلزلے کے جو تاثرات ابھرے تھے، شاید وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ اگر زندہ رہا تو ضرور چلوں گا، میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے ایسے لہجے میں جواب دیا کہ جین کا متفکر ہونا قدرتی بات تھی۔ اب کیا تم مجھے اپنی بے سروپا باتوں سے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی زبان سے جو نکلے وہ سچ ہی ہو، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کچھ خطرے میرے ارد گرد ضرور منڈلا رہے ہیں۔ میں نے کن اکھیوں سے جین کی ماں کو دیکھتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ تم اسے میری چھٹی حص کی طرف سے ایک سگنل بھی تصور کر سکتی ہو۔ کل کیا ہونے والا ہے کون یقین سے کہہ سکتا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دولت علی؟ جین نے مجھے پرتجسس نظروں سے گھورا۔ مجھے سارا نے بتایا تھا کہ تم نے اس کے باپ کے قتل کی سازش کا معمہ اس طرح حل کیا تھا کہ سارے تفتیشی افسر دنگ رہ گئے۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم نے انکل لارڈ سمتھ کی روح کو طلب کر کے اس سے تمام تفصیلات دریافت کی تھیں؟ اس کے بعد ہی رابرٹ کی جیب سے زہر کی وہ شیشی برآمد کر لی گئی جو اس کی موت کا سبب بنی، اور لذی نامی ملازمہ کے سوٹ کیس سے 200 پاؤنڈ کی وہ رقم بھی دستیاب ہو گئی جس کے عوض اس نے دودھ میں زہر ملایا تھا۔ جو شخص دوسروں کے بارے میں اپنی روحانی قوت استعمال کر سکتا ہو، کیا وہ اپنے بارے میں پیش آنے والے خطروں کا کھوج نہیں لگا سکتا؟ جین کے ماں کے چہرے پر نظر آنے والا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جیکب کے ساتھ مل کر میرے خلاف جو بھی سازش مرتب کی تھی، اس وقت اس کے ذہن میں اس بارے میں وسوسے ضرور پیدا ہو رہے تھے۔ وہ خاصی بے چین نظر آ رہی تھی۔ میں چاہتا تو سارا کھیل چند لمحوں میں ختم کر دیتا۔ جین کی ماں اور جیکب کے درمیان جو ناجائز تعلقات تھے، وہ خود باری باری اپنی زبان سے اس کا اعتراف کر لیتے۔ میرا ایک اشارہ ہوتا وہ ریکارڈ کی طرح بجنا شروع کر دیتے، لیکن میں جین کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر بڑی افسردگی سے کہا، تم جن روحانی قوتوں کا ذکر کر رہی ہو وہ مجھ سے چھن گئی ہیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو دولت علی؟ جین کو میرا جواب سن کر ایک جھٹکا سا لگا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، میں نے دیدہ دانستہ بڑھائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہندوستان میں میرے اوپر کیا گزری اس کی داستان بڑی طویل اور الم انگیز ہے۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے میری حالت دیکھی ہے۔ کچھ دن اور تم نے غفلت سے کام لیا ہوتا تو پھر شاید میں تمہیں نہ ملتا، میری بجائے میری لاش ہی ملتی۔ ایسی دردناک باتیں مت کرو پلیز۔ جین تڑپ اٹھی۔ ممی سے پوچھو جب تم چلے گئے تھے تو میرے اوپر کیا بیتی۔ تمہارے بغیر میں نے زندگی کے دن کس عذاب میں گزارے ہیں یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔
किसी काम में जी नहीं लगता था। वक्त जैसे थम कर रह गया। जिम और सारा शादी के बाद हनीमून मनाने चले गए तो मैं और भी तन्हा हो गई। वक्त काटे नहीं कटता था। तुम थे तो रात और दिन गुजरने का एहसास नहीं होता था। फिर एक दिन मैंने तुम्हें तलाश करने की ठान ली और ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी तलाश में ज़्यादा दर बदर नहीं होना पड़ा। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं गंग सी रह गई। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं खुली आंखों से कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। तुम्हें पहचान लेने के बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। जीन अपने माजी की दास्तान सुनाती रही। मैं जानता था कि वो जो कुछ कह रही है उसका एक एक हरफ सदाकत पर मबनी है। उसकी परवरिश भी इसी आज़ाद माहौल में हुई थी, लेकिन वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ थी, बिल्कुल अलग थलग। खाने से फारिग होकर मैं जीन के साथ ड्राइंग रूम में आ गया, जिसके एक बड़ी खिड़की बाहर लान की सिमत खुलती थी। खिड़की पर शीशे और जालियों के फ्रेम लगे थे। शीशे की दूसरी जानब मलजगी अंधेरा फैला था। सड़क के उस पार दोनों मकानों के बल्ब टमटमाते नजर आ रहे थे। जीन मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गई। उसकी माँ अपनी ख्वाबगाह में चली गई। ये भी मुमकिन था कि कहीं करीब छुपी हमारी बातों की सुनगन ले रही हो। मैं चाहता भी यही था कि उसे मेरी कुव्वत का सही अंदाज़ा ना हो सके। उस मफलूज औरत से मुझे कोई खतरा नहीं था। जैकब के लिए इनका ही बहुत थी। मैं उन दोनों को कैफे करदार तक पहुंचा सकता था, लेकिन जैकब की मां के सिलसिले में मैं किसी जल्दबाजी का मुजाहरा करके जीन के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जीन अपनी रुदाद सुनाती रही। मैं अपने बारे में सोचता रहा। प्रीतम लाल ने मुझसे वचन लिया था कि मैं शादी से गुरेज करूंगा। मुझे भी एहसास था कि अगर मैंने अपनी दिलबस्तगी की खातिर जीन का हाथ थाम लिया तो कुलदीप की रूह तड़प उठेगी। आप उसे एक जज्बाती लगाव भी कह सकते हैं, वरना सच यही है कि मरने वाले का दुनिया से सारा ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान भी अभी तक कोई ऐसा पैमाना ऐजाद नहीं कर सका जो किसी मरने वाली की रूह के एहसासात को रिकॉर्ड कर सके। मौत जिंदगी के ख्वाबों की एक तलख और बेहानक ताबीर है। डूबने वाले की तरह मरने वाला भी जिंदगी बरकरार रखने की खातिर पूरी शदोमद से हाथ पांव मारता है, लेकिन फिर मुनकर नकीर के हाथों अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। सारी शान व शौकत, तमाम ठाठ बाट, आलीशान व हसीन महल्लात, बैंक के खातों में जमा शुदा 11-12 हिस्सों पर मुश्तमिल बड़ी बड़ी रकमें, सब धरे का धरा रह जाता है। तमाम करीबी खूनी और जज्बाती रिश्ते पलक झपकते में बुलबुलों की मानद टूट जाते हैं। फिर एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। उस नए सफ़र में इंसान के अपने अमाल के अलावा कुछ और काम नहीं आता। खाल के कायनात के निज़ाम में कहीं कोई झोल, कोई लचक, कोई झरी, कोई दरार नहीं होती। उसका इंसाफ बड़ा साफ व शिफाफ होता है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। मैं कुलदीप के ख्याल में गुम होकर किसी और दुनिया की सैर कर रहा था जब जीन ने मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ा। दौलत अली, ये बैठे बैठे तुम कहाँ गुम हो गए? तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुन रहा था। मैंने होश में आते ही मुनाफकत और दरोग गोई को फिर अपना शिआर बना लिया। प्यार भरी नज़रों से जीन को देखा तो उसे यकीन आ गया कि मैं उसी के ख्यालों में गुम था। मुझे तुमसे एक शिकायत है जीन। मैंने उसे हाथों के हिसार में ले लिया तो वह बड़ी मुतमिन नज़र आने लगी। तुमने पहले कभी अपनी मम्मी का जिक्र नहीं किया। मम्मी मुझसे अलहदा रहती थीं, इसलिए मैंने उनके जिक्र की ज़रूरत महसूस नहीं की। जीन ने भोलपन से जवाब दिया। फिर एक सर्द आह भरकर बोली, मेरे पापा के इंतकाल के सिर्फ 1 साल बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। उस वक़्त मेरी उम्र 11 साल थी। मम्मी की शादी के बाद मैं मुश्किल से 2-3 महीने उनके साथ रह सकी। फिर मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे एक मालदार बेवा फूफी ने संभाल ली। वहाँ मैं बड़े पुरसकून थी। मुझे हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, लेकिन फूफी के इंतकाल के बाद मुझे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। खुदा का शुक्र है कि मैं तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने की खातिर मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। मैं लंदन आ गई।
انگلستان میں لندن ہی ایک ایسا شہر ہے جو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنے دامن میں سمو لیتا ہے۔ فکر معاش میں بھٹکنے والے بھی اسی شہر کا رخ اختیار کرتے ہیں جہاں جرائم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت عام انسانوں کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے لندن آ کر زیادہ دنوں بھٹکنا نہیں پڑا۔ میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ملازمت اختیار کر لی۔ ہوٹل کا مالک میرے اس کلاس فیلو کا واقف کار تھا جس نے مجھے عارضی طور پر اپنے اپارٹمنٹ میں پناہ دی۔ ہوٹل کا ماحول بظاہر صاف ستھرا تھا، لیکن مجھ جیسی تنہا اور بے سہارا لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ہوٹل کا مالک مہربان نہ ہوتا تو شاید مجھے بھی اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح یا تو کسی کلب میں بہکے ہوئے شرابیوں کے درمیان زندگی گزارنی پڑتی۔ ہوٹل کے مالک نے میرے کام سے متاثر ہو کر ایک سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے دی جہاں ایک ادھیر عمر کی بیوہ پہلے سے رہتی تھی۔ وہ میری بہترین رفیق بن گئی، زمانے کی اونچ نیچ سے باخبر رکھنے کے علاوہ ہر طرح سے میری نگہداشت کرتی۔ میں نے 1.5 سال اس ہوٹل میں ملازمت کی۔ جم سے میری ملاقات بھی اسی ہوٹل میں ہوئی۔ وہ اکثر وہاں آیا کرتا تھا۔ جم میں کوئی خاص بات ضرور تھی جو میں اس سے بہت جلد متاثر ہو گئی۔ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ محکمہ سراغ رسانی سے وابستہ ہے۔ جم سے بے تکلفی کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوٹل سے باہر بھی ہونے لگیں۔ پھر جب جم کو میری تعلیم کے بارے میں علم ہوا تو اس نے ہاتھ پاؤں مار کر مجھے بھی اپنے محکمے میں ملازمت دلا دی۔ یہ جم کا میری ذات پر بہت بڑا احسان تھا۔ اس نے میرے لیے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا بندوبست بھی کر دیا جہاں وہ مجھ سے ملنے کی خاطر بلا ناغہ آیا کرتا۔ ہم رات گئے تک باتوں میں مصروف رہتے۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ جم میری ذات میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اپنی زندگی کا ہم سفر بنانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جس دن اس نے مجھے پرپوز کیا اس دن مجھے اپنی قوت سماعت اور خوش بختی پر یقین ہی نہیں آیا۔ زندگی ایک سیدھے راستے پر بڑے سکون سے گزر رہی تھی جب تم سے ملاقات ہو گئی۔ جم تمہارے کھیل تماشے دیکھ چکا تھا۔ لارڈ عصمت کی موت کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد وہ تمہارا مداح ہو گیا تھا۔ انہی دنوں جم کو جرمن سائنسدان کو اغوا کرنے کی اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ جم اس مشن سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ اگر ناکام ہو جاتا تو محکمہ اس کی ساری ساکھ مٹی میں مل جاتی۔ جم نے بڑے غور و خوض کے بعد تمہارا انتخاب کیا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ تم اپنی روحانی قوتوں سے جم کی مشکل آسان کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ تمہارے علم میں ہیں۔ اس مہم میں نے تمہیں جم سے چھین لیا۔ میں نے بالوں کی ایک آوارہ لٹ جین کے چہرے سے ہٹا کر اس کے لب چوم لیے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تمہارے لندن جانے سے ممی کو دوسری بار شوہر کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑا۔ جین نے طویل سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ اس بار وہ اپنی بیوگی کا غم برداشت نہ کر سکی۔ مجھے ان کی پریشانیوں کی اطلاع ملتی رہی۔ پھر جب یہ بات میرے علم میں آئی کہ ممی پر فالج کا حملہ ہوا ہے تو میں انہیں منا کر اپنے ساتھ لندن لے آئی۔ تب سے وہ میرے ساتھ اس فارم ہاؤس میں ہیں جو تمہاری مہربانی اور محکمے کی عنایت سے میرے حصے میں آیا ہے۔ ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو، میں جانتی ہوں تم کیا کہو گے۔ جین مجھ سے علیحدہ ہو کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ممی اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ شادی کروں۔ اسٹیٹس کا بھوت ان کے دماغ پر اس لیے سوار رہتا ہے کہ وہ اپنی محرومیوں کے سبب ازدواجی زندگی کے تلخ حقائق سے 2 بار حالات کا شکار ہو چکی ہیں۔ اگر میں سنجیدگی سے مشورہ دوں کہ تم اپنے ممی کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ جین نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے محض اسے چھیڑنے کی خاطر وہ بات کہی ہوگی، لیکن جب میری سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ کسی خونخوار بلی کی طرح ایک لمحہ مجھے گھورتی رہی، پھر جھپٹ کر پوری شدت سے اپنی حسین اور گداز باہوں میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
مجھے اسے منانے میں خاصا وقت لگا۔ وہ اس وعدے پر خواب گاہ میں گئی کہ پھر کبھی مذاق میں بھی اس ماں کا فیصلہ تسلیم کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں خواب خرگوش میں بھی جین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی محبت جنوں کا رنگ اختیار کرنے لگی۔ رات میں نے اسے بڑی مشکل سے اس کی خواہ گاہ تک پہنچایا تھا۔ Come and fly away with me. Come and fly away.